नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आपका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत अत्री सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, इस समय एक बहुत ट्रेंडिंग चीज जो चल रही है राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी एम्स पहुंचे थे और एम्स में जिस तरीके के हालात होते हैं वो एक बार पूरी दुनिया के सामने उन्होंने लाने का काम किया। और हालांकि हालात ये एम्स के ही नहीं है। जिस तरीके से लोग सड़कों पर रात गुजारते हैं, फिर उसके बाद एक भागदौड़ मचती है, एक मारामारी मचती है लाइनों में लगने की, और जिन जिन परिस्थितियों से वो गुजरते हैं वो सरकार के तमाम दावों की पोल खोलते हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के न्याय यात्रा तक लगातार इस तरीके की बात कर रहे हैं। कभी वो ट्रक ड्राइवर्स के बीच में पहुंच जाते हैं, कभी वो जो है वो मजदूरों के बीच में कब पहुंच जाते हैं, कभी वो राजमिस्त्रियों के बीच में पहुंच जाते हैं। अब वो एम्स में इन तीमारदारों के बीच में पहुंच गए थे, उनकी समस्याएं सुनने, उनकी दिक्कतें सुनने। सर, जो राहुल गांधी की ये राजनीति है, नई सियासत जो भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने निकाली है, उसको जिस तरीके से वो आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार ये दिख रहा है कि वो भाजपा के लिए मुश्किल हो रही है। प्रधानमंत्री जी के राजनीति से बिल्कुल अलग है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या राहुल गांधी की यही सियासत भाजपा को डरा रही है, मोदी जी को डरा रही है, जिसकी वजह से अब वो राहुल को लेकर इतना पैनिक होते हुए दिखाई दे जाते हैं लोग? नहीं, सब देखिए, ये ना सब अपनी अपनी प्रायोरिटीज की बात होती है। मोदी जी का जो प्रोजेक्ट है, आरएसएस का जो प्रोजेक्ट है, वो इस देश की जो आबादी है, जो इस देश की गरीब आबादी है, जो जनता है, उसको एक प्रजा में बदलने का प्रोजेक्ट है। कि वो जो कुछ राजा कर दे, जो शासन कर दे, उसको सिर झुका के जी माई बाप करके उसको स्वीकार कर ले। उनकी है ये, उनकी राजनीति का जो सिद्धांत है, जो उसूल है, जो दिशा है, जो दशा है, वो दिखाई देती है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं जो कुछ ये करते हैं इस तरह की चीज, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अपना अपना देखने का नजरिया है। मुझे ये लगता है, क्योंकि मेरी उनसे मुलाकातें भी हैं और उनके सोचने के तरीके को भी मैं जानता हूँ, जिस तरीके की बातचीत वो करते हैं, इसमें राजनीति से ज्यादा सामाजिक सरोकार का एक पक्ष है। जो सामाजिक सरोकार, जो कहीं सरकार के एक जो महत्वपूर्ण एक हिस्सा होता था गवर्नेंस का, पॉलिसी मेकिंग का, उसमें सारी चीजों को देख करके फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ने का। तो मुझे ये राजनीति की बजाय ज्यादा सामाजिक सरोकार लगता है। अगर मैं और आप ये करें तो वो सामाजिक सरोकार होगा। लेकिन राहुल गांधी एक मेंबर पार्लियामेंट है, एक पार्टी के नेता है, अब विपक्ष के नेता भी है लोकसभा में। तो जो भी चीज वो करते हैं उसमें राजनीति का आ जाना तो स्वाभाविक ही है, नेचुरल है। वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे चाहे ना चाहे। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इसको हम राजनीति भी मान ले, तो ऐसी राजनीति में तो कोई बुराई नहीं है। आम आदमी जो दिल्ली में एम्स देश का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, वहां आकर के उसको एक रहने की जगह नहीं है, वो खुले में लेटा हुआ है। वो जिन परिस्थितियों में मरीज बीमारी, वो बच्ची देखी होगी आपने, 12 साल की बच्ची है, उसके सिर में दर्द होता है, उसके पिताजी बता रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं साहब अब इनकी क्या मदद कर सकते हैं। तो वो जो चीज है, जिस चीज का ध्यान मूल काम था ये मीडिया का, मीडिया ने वो काम छोड़ रखा है आजकल। मीडिया कुछ और कर रहा है आजकल। तो अगर जिस चीज को मैं और आप नंगी आंखों से देखते हैं, अगर उसको कोई विपक्ष का नेता जाकर के देख रहा है और सरकार का ध्यान उस तरफ खींच रहा है, तो मुझे लगता है कोई बुराई नहीं है उसमें। एक दूसरा, वो किस जगह पर था वो महत्वपूर्ण है। दिल्ली के हार्ट के अंदर देश का सबसे पुराना और प्रीमियर इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना भी कैसे हुई थी आपको पता है, चंदा लेकर के नेहरू जी ने और तमाम तरह का वो किया था। अब उस दिल्ली की हालत देखिए आपके, वहां पर एक मुख्यमंत्री है जो 34 करोड़ के घर में रहता है। उस दिल्ली के अंदर ही एक प्रधानमंत्री है जिसके लिए एक राजमहल बनने जा रहा है, 400 कुछ करोड़ रुपए का, अगर पूरा ना भी, अभी जो भी उसके इनिशियल वो है। तो ये अपनी अपनी प्रायोरिटीज की बात है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जो देश का आम आदमी है, उसको क्या इस बात की समझ है कि तेरे साथ ये हो क्या रहा है? क्या उसने जो कुछ सरकार करती है उसी को अपनी नियति मान लिया है कि चलो जो मिल जाए वो ठीक है? एम्स के अंदर आज भी कितनी लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट है, सारी चीजें है, फिर रुकने की जगह नहीं। लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। कम से कम उनको 10-20 रुपए में रैन बसेरे में कोई एक बिस्तर दे दीजिए सोने का, थोड़े साफ सफाई हो, सर्दी का मौसम है, 8-10 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली में, 6 भी हो जाता है रात को। तो ये सारी चीजों की तरफ अगर कोई ध्यान आकर्षित कर रहा है, तो मुझे लगता है ऐसी राजनीति को तो आगे बढ़ाया ही जाना चाहिए और सबको करनी चाहिए। अगर वो राजनीति है तो सबको वो राजनीति क्यों नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। भाजपा को भी किसी ने नहीं रोका है। लेकिन दिक्कत दूसरी है, जब से प्रधानमंत्री जी, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, चाहे अब दिल्ली में प्रधानमंत्री है, तीसरी टर्म उनकी शुरू हो गई, मैंने तो प्रधानमंत्री जी को कभी किसी गरीब के साथ बात करते हुए नहीं देखा। कैंपेन को छोड़ दीजिए, इलेक्शन कैंपेन में तुमको याद आ जाती है बीच बीच में कभी कभार, कभी पैर धोने बैठ जाते हैं किसी खास समुदाय को अट्रैक्ट करने के लिए, और सारी बातें। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी का सूटेड बूटेड लुक और
जो इलीट क्लास के बीच में रहना, उद्योगपतियों के साथ रहना, विदेशी मेहमानों के साथ गले मिलना, और तमाम तरह के गॉगल्स, टाई, कोट पैंट, जो अलग अलग तरह के जो उनकी वेशभूषाएं हैं, दिन में जो लोग कहते हैं 2 बार बदलते, 3 बार बदलते हैं। तो मेरा कहना है कि भारत जैसे गरीब देश में अगर कोई आम लोगों के बीच में जाकर के उनकी बात सुनता है तो वो साधुवाद का पात्र है। और मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों को भी ये काम करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए। मुझे एक चीज बताएं सर, पुराने समय में एक उदाहरण दिया जाता है कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो वेश बदल करके लोगों के बीच में जाते थे ताकि वो जनता की जरूरतों को समझ पाए। हमारे वर्तमान राजा जो खुद को कहते हैं वो तो बिल्कुल कटे हुए रहते हैं, जैसा आपने जिक्र किया राजमहल में रहते हैं। जो वीडियो अभी स्क्रीन पे दिख रही थी उस तरीके से साफ साफ ये पता चलता है कि राहुल गांधी वहां बीच में जाते हैं। और लेकिन ऐसा सीन केवल एम्स में नहीं, देश के तमाम हिस्सों में है। कुंभ चल रहा है, उसका सीन लगातार लोग देख रहे हैं। अभी मैं इस पे भी दिखा देता हूँ। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखी होगी, बहुत वायरल हुई थी, लखनऊ के ही रेलवे स्टेशन पर जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर पानी डाल के जगाया जा रहा था इस कड़ाके की ठंड में। और तब, आज तो खैर लखनऊ का मौसम अच्छा है, लेकिन उस दिन कड़ाके की ठंड थी और रात का समय था। ये क्या चीजें दिखाता है? ये क्या जो प्रधानमंत्री जी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसी की देन है कि इस तरीके के चलन बढ़ रहा है, लोगों के प्रति अमानवीयता बढ़ रही है शासन प्रशासन और नौकरशाही की? ये संवेदनहीनता है, ये मानव मात्र के प्रति आपकी जो है दृष्टि है, एज इफ के जो सड़क जो उस पर जो लखनऊ रेलवे स्टेशन की जो आप बात कर रहे हैं, जो उसके फुटपाथ पे सो रहे थे वो कोई शौक में तो सो नहीं रहे थे। उनके लिए भी एक बढ़िया वेटिंग हॉल बनाया जा सकता था वर्ल्ड क्लास का, उनके लिए भी तमाम सुविधाएं दी जा सकती थी, लेकिन वो सुविधाएं नहीं दी गई। तो वहां तो कोई शौक में तो सोएगा नहीं, और उसमें भी अगर आपने वो व्यवस्था की होती तो वहां कोई क्यों सोता, और क्यों आपको पानी छिड़कने की जरूरत पड़ती। तो ये एक तरीके से राय साहब पूरी की पूरी व्यवस्था का फेल्योर है, और इसके पीछे एक संवेदनहीन और संवेदन शून्य जो पूरा तंत्र है, वो कहीं ना कहीं उसकी मानसिकता जिम्मेदार है कि ये लोग जो है वो एक तरीके से लायबिलिटी है इस देश के ऊपर। जबकि वो लायबिलिटी क्यों है, वो अच्छा मानव संसाधन है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं उसकी ट्रेनिंग दे करके। लेकिन यहां तो प्रोजेक्ट दूसरा हो गया ना राय साहब। देखिए अचीवमेंट्स क्या क्या है, जीडीपी कहीं बची नहीं, आम आदमी को रोटी के लाले तमाम चीजें हैं, उसके बावजूद भी 82 करोड़ लोग सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 5 किलो अनाज पर आ चुके हैं। तो जो 5 किलो अनाज सरकारी उस पर कृपा पे जी रहा है, तो उसको बेचारे को रेलवे स्टेशन पर कहां सोएगा, वो बैठने तो कोई देगा नहीं, वो जमीन पे ही सोएगा। तो और उसके ऊपर आप पानी छिड़क देंगे। जो कुंभ के आपने जिक्र किया, अगर कुंभ के दृश्य दिखाएंगे आप तो मैं तो हैरान रह गया कि इतने दिनों से पूरे का पूरा मीडिया को भी एक डायरेक्टिव आ गया डीपीआर यूपी से कि कैसे कवरेज हो रही है। मीडिया उसको बहुत आज्ञाकारी ढंग से कर भी रहा है। उन्होंने 38 पेज में आपने देखा होगा 100 अलग अलग स्टोरीज के आइडिया दिए थे कुंभ के दौरान। और जब मैंने आज ये वीडियो देखा कि इतनी कड़कड़ाती धूप ठंड के अंदर किस तरह के उसमें फिर कौन सी व्यवस्थाएं हैं, अगर ये हजारों महिलाएं बच्चे अगर ये खुले में ही है इस मौसम में, देखिए आप वो वीडियो, में तो हैरान रह गया उसको। तो फिर वो कौन सी व्यवस्थाएं की है आपने, कहीं वही व्यवस्था तो नहीं करती जो 5 स्टार करते हैं, जो अखबारों में मैं पढ़ रहा हूं लगातार कि इतने में टेंट मिलता है, इतने में टेंट मिलता है, इससे इस रेंज का मिलता है। और उसमें फिर ये था कि 3 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, 1 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया। आप करते रहिए आंकड़ेबाजी, मुझे कोई परेशानी नहीं। पहली बात तो कुंभ को लेकर के जो श्रेय और ये सारी चीजें, ये किसी भी सरकार का नैतिक दायित्व ही है। अगर उसके यहाँ कोई आयोजन हो रहा है उसमें कोई पीआर की कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, आप कर रहे हैं फिर भी आपको बधाई, कोई बात नहीं, कर लीजिए। लेकिन मेरा मूल सवाल तो वो है कि वो जो आपने हजारों करोड़ रुपया विज्ञापन पर बहा रहे हैं, जिसको देख के तमाम गरीब लोग और सब तरह के लोग वहां पर आ रहे हैं, वो तो खुले में ही रात बिता रहे हैं ना। तो फिर योगी जी ने वो व्यवस्थाएं कर किसके लिए दी? वहां पे सरकार चल रही है पूरी की पूरी, सारी चीजें। जो ये आपने फोटो दिखाई तो महिलाएं खुले में बैठी भाई, केवल लाइट जल रही है, तो इसका मतलब ऊपर से तो ओपन टू एयर है, तो उसमें कोई मरे जिए उससे क्या फर्क पड़ेगा, बीमारी होंगे लोग। और फिर ठंडे पानी में जाके स्नान करना कुंभ का। तो बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं, पन्नी बिछा करके ठंडी रेत पे पन्नी बिछा के आपने दिखाया वीडियो, अभी उसमें है ये, उसमें लोग लेटे हुए। फिर आपकी कौन सी व्यवस्था है? असली व्यवस्था तो इनके लिए करनी थी। मैं और आप जाएंगे तो अपनी व्यवस्था कर ही लेंगे कहीं ना कहीं। तो आम आदमी सरकार और तंत्र की प्राथमिकताओं से बाहर चला गया, और आम आदमी को इसकी समझ भी नहीं आ रही। ये है वो प्रोजेक्ट की सफलता जो मैं हर रोज आपको जिक्र करता हूँ। ये कहानी सर, ये कहानी कहीं ना कहीं वैसे ही जुड़ जाती है जैसे भारत के अंदर के मुस्लिम जो है वो आतंकी हो जाते हैं, आतंकी बताए जा रहे हैं आज सत्ता और सत्ताधारी दल की तरफ से। लेकिन
वही प्रधानमंत्री जब कुवैत और दुबई में जाते हैं तो उन मस्जिदों में चले जाते हैं और उन मुस्लिम समुदाय के लोगों के गले लगते हैं। तो बहुत सारे लोग जो मानते हैं जैसा कि प्रधानमंत्री को सिर्फ अमीर पसंद है और उन्हीं अमीरों के लिए देश चलाया जा रहा है, उन्हीं अमीरों के लिए सारी सुविधाएं जुटाई जा रही है। मैं एक चीज और जोड़ देता हूं आपकी बात, चूंकि आप अपनी पूरी करिएगा, साथ में एक चीज और समझ लूं मैं। राहुल गांधी की ये जो राजनीति है, जो बार बार वो ऐसे समाज के बीच में चले जाते हैं, चाहे वो मोची के पास जाकर के बैठ जाना, राजमिस्त्रियों के बीच चले जाना, ट्रक ड्राइवर्स के बीच चले जाना, ये जिस तरीके की दिक्कत पैदा करती है, इसीलिए बार बार सरकार को, सत्ताधारी दल को जो है ऐसे चक्रव्यूह बनाने पड़ जाते हैं जिसमें राहुल गांधी की सांसदी लेने से लेकर के और नागरिकता पर सवाल उठाना पड़ जाता है, क्योंकि बाकी काउंटर करने के लिए आप कुछ है नहीं। उस स्तर तक आप खेतों में जा नहीं सकते हैं, उस स्तर नहीं तक आप उन मिस्त्रियों के बीच में जा नहीं सकते हैं, उस स्तर तक राय आप इन गरीब मरीजों के बीच में जा नहीं सकते हैं। राय साहब, ये प्रायोरिटीज की बात है। सरकार की हम्म। प्रायोरिटी चंद लोगों को सर्व करने की है, जो लोग लेकिन ये उसके प्रायोरिटी डरा तो रही है ना सर, ये प्रायोरिटी नहीं, डरा तो रही है कहीं ना कहीं। अगर सरकार वहां जा रही होती तो राहुल गांधी को जाने की जरूरत नहीं थी। असल में हम्म। तरीका क्या था ट्रेडिशनली इस देश में, मीडिया कोई खबर दिखाएगा, राजनेता वहां पर जाएंगे, सरकार उससे कॉग्निजेंस लेके उसका भला करेगी, सुधार करेगी। यहाँ तो अब उल्टा है, मीडिया तो सरकार के कीर्तन कर रहा है सुबह शाम तक। सरकार का ध्यान उद्योगपतियों पे, पूंजीपतियों पे, पैसे वालों पे है। तो ये जो स्थिति है, इसके लिए ध्यान कौन आकर्षित करे? तो इसका जिम्मा राहुल गांधी ने ले लिया एक तरीके से। वो दिल्ली के कुलियों से मिल रहे थे, आपने देखा होगा। दिल्ली में पोटरी करने वाली महिलाएं जो बर्तन बनाती है मिट्टी के, उनके साथ वो उत्तम नगर में आपने देखा होगा। समाज का मोची के साथ एक देखा होगा, जैसे ही उससे कहा, मुलाकात हुई कि भाई मुझे बड़ी परेशानी, तो उनको मशीन भेज दी और उसने उस मशीन से पहला जूता इतना शानदार बना के राहुल गांधी को भेजा। तो ये सिंबोलिज्म जो है ना, इस सिंबोलिज्म के भी बहुत अपने मायने हैं। अगर मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है और विपक्ष का नेता वहां जाकर वो सब चीजें कर रहा है, अगर केवल मीडिया उसको भी दिखा दे तो भी सरकार पर दबाव आ जाए। लेकिन समस्या है कि राहुल गांधी हो चाहे पूरी अपोजिशन हो, उसको तो मीडिया को एक टास्क दिया गया है, सुपारी दी गई है कि वो उसको पूर लाइट में ही दिखाएगा, उसको डिमीन ही करेगा, अर्थ का अनर्थ ही करेगा। तो ये एक लार्जर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और देखिए लार्जर प्रोजेक्ट क्या होता है राय साहब, लार्जर प्रोजेक्ट इन्होंने हिटलर से सीखा है कि इस देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान एक व्यक्ति कर सकता है, और वो है नॉन बायोलॉजिकल। हो गया इस देश नहीं, में लेकिन अब जितनी भी तो वो समस्या। बायोलॉजिकल हो चुके हैं ना सर, अब तो वो आदमी हो चुके हैं। नहीं, वो चुनाव के बाद हुए, पहले तो नॉन बायोलॉजिकल ही थे। जब 400 मांग रहे थे, 240 आए, तब इंसान हाँ। हुए। पहले तो नॉन बायोलॉजिकल, उन्होंने खुद ही कहा, वो तो मैं आप नहीं कह रहे, हम कह भी नहीं सकते। तो उसके बाद जो जिस तरीके का वो है कि सारी की सारी परिस्थितियां और स्थितियां, दिशा क्या है कि सारे का सारा काम 25 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर दिए जाते हैं, हर साल राइट ऑफ किए जाते हैं बड़े पैमाने पे। कोई किसान एमएसपी मांग ले तो वो 11 महीने सड़कों पर बैठा हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। एक बुजुर्ग 52 दिनों से एक तरीके से अमर अनशन पर बैठा हुआ, उसकी हालत देख लीजिए, 20 किलो वेट कम हो गया, कैंसर का मरीज है। तो सरकार की प्रायोरिटीज का सवाल है राय साहब, और सरकार ने अगर अपनी प्रायोरिटीज अपर उस पर लगा दी है, अपर उस पर जो इनकम ग्रुप पे है, तो नीचे वाले कहीं भी जाए, नीचे वालों की उनको मानसिकता पता लगी कि ऊपर वालों का जो कुछ करना है वो करते रहिए। मिडिल क्लास की कमर वैसे तोड़ दी गई है टैक्सों से, मिडिल क्लास बची नहीं है इस देश के अंदर, और अगर इस पूरे 5 साल के बाद देखेंगे तो और ज्यादा बुरी गत हो जाएगी। तो मिडिल क्लास को भी, जो नीचे जिसको ये वो कहते हैं, जो सबसे 5 किलो अनाज जो लाभार्थी वर्ग है, वहां पर लाने का ये प्रोजेक्ट है। और उस मानसिकता में दो ही चीजें होती है, जो मैं आपको कह रहा था कि सारी समस्याओं का समाधान तो हूं मैं, और सारी समस्याओं की जड़ है ये मेरे विरोधी। ये है हिटलर की मानसिकता, नाजी मानसिकता। तो हिंदुस्तान में भी वही होता है कि ये सब जितना विपक्ष है, ये राष्ट्र विरोधी है, ये राष्ट्रद्रोही है, ये आम आदमी का है। और गजब देखिए, इस देश की जनता के आंखों पर क्या पर्दा पड़ा है कि सबको पता ही है किसके लिए काम कर रहे हैं, उसके बावजूद सारे के सारे ये माने बैठे कि मेरा भला हो रहा है। जबकि उसके 22-22, 25-25 साल के बच्चों को 100 रुपए का रोजगार नहीं मिल रहा है, घर में भुखमरी की हालत है, महंगाई देखिए, बेरोजगारी देखिए, कुछ भी देखिए आप। और अमीर वर्ग जो है वो लगातार मल्टीपल्स में अमीर होता जा रहा है। अडानी साहब जब मोदी जी आए थे, 2001 में उनका क्या वर्थ था, 2014 में क्या था, और आज 2025 में क्या है, केवल इसी की एक स्टडी करके देख लीजिए। रुपए की कीमत कहां तक पहुंच गई, कहीं कोई चर्चा नहीं है। चाइना हमारे साथ क्या कर रहा है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। गृह मंत्रालय ने पन्नू वाले मामले में अपनी गलती मान ली है कि हमारे यहाँ कुछ कमियां उनको दूर करेंगे, कहीं कोई खबर नहीं है। तो नैरेटिव कौन पायलट कर रहा है? घूमते नहीं राहुल गांधी एम्स के अंदर, क्या फर्क पड़ेगा, कोई दिखा तो रहा नहीं उनको।
और फिर ऊपर से ये कि वो राजनीति करते हैं। क्या राजनीति करने का हक केवल आपको है? आप तो रईसों की राजनीति करें तो भी ठीक, और कोई व्यक्ति अपना समय रात को आधी रात में एम्स पे खड़ा है, गरीबों के साथ खड़ा है, उसमें राजनीति है। तो भाई आप भी कर लीजिए राजनीति, आपको किसी ने रोका थोड़ी, आप भी जाइए। नहीं हेमंत सर, मुझे एक चीज समझाएं। हम आपने जितनी चीजें गिनवाई कि भाई तंत्र से लेकर के और सारी चीजों पर इस तरीके से बलपूर्वक कब्जा करके और अपने हिसाब से चीजों को दिखवाना पड़ रहा है, क्या इससे बेहतर रास्ता ये नहीं था कि आप जनता के बीच में जाते, संवाद करते, जनता से कनेक्टेड रहते, संस्थाओं को मजबूत करते, डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरीके से आप मीडिया से बात करते? क्या वो ज्यादा बेहतर विकल्प नहीं था? और उससे ये राजनीति आसान नहीं हो जाती? आपको आज भाषा से लेकर के और तमाम जिस गंदगी में उतरना पड़ता है, उस गंदगी से बच सकते थे। भाई साहब, आप आदर्शवाद की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान में आदर्शवाद समाप्त कर दिया गया है। जो आपने बातें कही, अगर जनता के बीच जाना है तो उसके लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, आपके पास कोई विजन होना चाहिए, आपके पास कोई पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, आपके दिमाग में कोई क्लैरिटी होनी चाहिए, आपके दिमाग में अर्थशास्त्र के कुछ वो होने चाहिए कि भाई हमें कैसे आगे बढ़ना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह से इनकी कैसे कर सकते हैं आप तुलना? डॉक्टर मनमोहन सिंह तो जब मनरेगा लाए थे तो ये तो उसको विफलता का स्मारक कहते थे, और आज जब भी कोविड के कारण लॉकडाउन होता है, जो भी होता है, तो उसी मनरेगा में पैसा डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं। और आपने कहा कि साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आत्मविश्वास चाहिए होता है, उसके लिए नॉलेज चाहिए होती है, इश्यूज के साथ हैंड्स ऑन होना होता है आपको। प्रधानमंत्री जी को कभी आपने एक्स टेम्पोर 2 लाइन बोलते हुए देखा हो तो मुझे वो दिन बताइए आप। 2 लाइन बोलते हुए देखा हो तो। उसके बावजूद भी वो देश के और दुनिया के सबसे बड़े ऑरेटर में से एक है, सबसे बड़े। क्यों? वो मीडिया का प्रोजेक्ट है, मीडिया ने उस तरीके से किया है, उससे सारी चीज की प्रोजेक्शन की है। तो ये तो आम आदमी को समझना है ना। उन्होंने एक बार बिना किसी तैयारी के व्हाइट हाउस के बाहर एक सवाल का जवाब दिया था, और उसके बाद पूरे दुनिया में क्या हुआ आपने देखा। इंडिया लोकतंत्र है, फलाना है, ये है, जिस तरीके का वो जवाब था। पहले तो ये ट्रोल हुए, उसके बाद वो सवाल पूछने वाली को ट्रोल कर दिया भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने। तो बेसिकली क्या है कि किसी भी खोखली वस्तु को एक स्टेज से आगे आप मार्केटिंग करेंगे तो समस्याएं आएंगी, आपकी जो फॉल्ट लाइंस हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। अभी आपने दिल्ली में देखा, एक रैली में बोल रहे थे, टेलीप्रॉम्प्टर बोल बंद हो गया, तो 20 सेकंड तक कुछ भी नहीं बोल पाए। हालांकि वहां ऐसा कुछ चीज नहीं थी टेक्निकल, कोई अर्थशास्त्र पे नहीं बोला था, बिल्कुल इंट्रोडक्शन ही था, तब तक टेलीप्रॉम्प्टर फिक्स भी हो गया था। लेकिन समस्या क्या है? समस्या है आम आदमी को जगाने की। राहुल गांधी भी जो कुछ कर रहे हैं वो एक लेवल तक इफेक्टिव कब होगा? आप जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या उसको मल्टीप्लाई करने के लिए ग्रास रूट पे आपके पास काडर है? क्या वो कमिटमेंट है? क्या वो सोशल कंसर्न है? जवाब है ना। हकीकत है। अकेले राहुल गांधी को छोड़ दीजिए तो इस कांग्रेस में देश के सैकड़ों हजारों नेता और भी जो मुख्यमंत्री रहे हैं और रहे, उनको कभी आपने लोगों के बीच में देखा है? वो भी चुनाव के दौरान ही वहां दिखते हैं मोदी जी की तरह ही, और अपने बारी का इंतजार करते हैं। सबको पार्टी को छोड़ के अपने इंटरेस्ट से ऊपर पार्टी कभी है ही नहीं, इसलिए पार्टी का ही हाल है। राहुल गांधी ने तो यात्रा, आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा भी कर ली, न्याय यात्रा भी कर ली, सब जगह घूम भी लिए, हर मौसम में जाए, सड़कों पे धक्के खा लिए, बर्फ के अंदर टी शर्ट में सब कुछ कर लिया। उसके बावजूद भी पार्टी मजबूत क्यों नहीं हुई? सवाल तो ये है ना। और उसका सबसे बड़ा कारण, प्रॉब्लम ये है, उनके पास संगठन, उनके पास पैसे की कमी, उनके पास कुशल संगठनकर्ताओं की कमी। नैरेटिव है, नीचे कोई मल्टीप्लाई नहीं करता उसको। जो राहुल गांधी किसी भी सभा में, किसी चुनाव में जो भी बिल्डअप करते हैं, उनकी सेकंड लाइन कभी बोलती हो तो बता दीजिए आप। उनका अपना ही राग है। जिस स्टेट में सरकार आने को होती है वहां आपस में लड़ने लग जाते हैं, सीधा सीधा बीजेपी को फायदा हो जाता है। तो राहुल की मेहनत में कमी नहीं, उसको एक दशा और दिशा देने की बात है। यही देखिए, इतना सब करने के बावजूद भी आपने बिल्कुल सही कहा, मोदी जी का इकोसिस्टम अगर इस देश में किसी चीज से डरता है ना, वो है राहुल गांधी। और डरता नहीं है, टेरर है उसका। टेरर क्यों है? क्योंकि वो वेल मीनिंग आदमी है। उसको आप जितना मर्जी डिमीन कर लीजिए, वो उसको आपने पप्पू बनाने के लिए कितना खर्च कर दिया, सारा काम कर दिया, उसके बावजूद वो व्यक्ति अपने रिजॉल्व से डिगा नहीं। आज भी मौका मिलते ही आम लोगों के बीच में होता है। जो मोदी जी की दुखती रग है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। राहुल को ये लगता है कि मैं अपना टाइम लोगों के बीच में इन्वेस्ट कर रहा हूं, और कभी तो इनको ये समझ में आएगा कि उनके साथ क्या हो गया, लेकिन तब तक देर हो जाएगी। वो हमेशा कहते हैं ये बात कि साहब संविधान की प्रति,
अब कितने लोगों ने संविधान से वास्ता रह गया। आम आदमी तो 2 जून की रोटी के लिए मोहताज है, तो कौन संविधान पढ़ रहा है, किसको पढ़ी है? आम आदमी को तो सड़कों पर लेटने के लिए, आपने कहा जैसे लखनऊ रेलवे स्टेशन पे जो कुछ हुआ, जो एम्स में हो रहा है, जो अपने क्या नाम है प्रयागराज में हो रहा है, और उसके बाद वाह वाह हो रही है। मेरे को और आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं है कुंभ की, हम तो चले जाएंगे अपनी व्यवस्था से, रुक के नहा के भी आ जाएंगे। व्यवस्था तो इन लोगों के लिए करनी थी, ये तो खुले में ही नहीं बैठे हुए। लेकिन हेमंत सर, जिस तरीके से आज सत्ता अपने आप को दिखाती है कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत लंबी चौड़ी सूची वो गिनवाते हैं, लेकिन जब जमीन पे काम नहीं हो रहा है तो लोगों को थोड़ा देर से ही सही लेकिन समझ में तो आएगा कि हमारे साथ तो सिर्फ और सिर्फ धोखा हो रहा है और अभी भी हमें वही मिल रहा है। अब हमें किसी विकल्प की जरूरत है। और फिर देश में विकल्प के तौर पर अगर देखा जाएगा तो फिर विकल्प के तौर पर किसको देखा जाएगा, कौन दिखेगा विकल्प देश में? राय साहब, उसके लिए आपको ये धर्म और जाति का चश्मा उतारना पड़ेगा। आपको हम्म। लोगों को जागरूक करना होगा। आपको लोगों के अंदर जो सोया हुआ अनुमान है उसकी ताकत याद दिलानी होगी कि आपकी ही वोट लेकर के ये लोग आपके साथ जातियां कर रहे हैं। इस धर्म का चश्मा उतार दीजिए, जाति का चश्मा उतार दीजिए, अपना सोचिए, अपनी अगली पीढ़ियों का सोचिए। बेसिकली तो आज आम आदमी की आंखों पे तो पर्दा पड़ा हुआ है ना, सारे धर्मांध हुए घूम रहे हैं, और उसके बाद कोई रईसी कसर है। तो चुनाव बेसिकली मोदी सरकार ने क्या कर लिया है कि मोदी सरकार ने एक कॉज चैंपियन कर लिया है, और वो क्या है? चुनाव जीतना। वो चुनाव जीतने को ही अपनी सफलता का परचम मानते हैं। चुनाव कैसे जीतते हैं वो आपने हरियाणा में देखा, महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, छत्तीसगढ़ में देखा। वोटर लिस्ट की मैनिपुलेशन नंबर 1, नाम काट देने, नए नाम जोड़ देने फर्जी। उसके बाद चुनाव आयोग का सहयोग, पैसे बांटो, साड़ी बांटो, जूते बांटो, जो मर्जी बांटो। ऊपर से राजीव कुमार बैठे हैं, चुनाव आचार संहिता का आचार बना के डलवा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जी शहीदों के नाम पर वोट मांगे, धर्म के नाम पे बंटवारा करे, जर्सी गाय कहे, जो मर्जी 50 करोड़ गर्लफ्रेंड कहे, जो मर्जी आए कहे, आपकी बेटियों को ले जाएंगे, आपका सिंदूर, पता नहीं क्या क्या, आपके गहने छीन लेंगे। ये सारा नैरेटिव जो है उसकी जरूरत कब पड़ती है? जब आपको मुद्दों के अलावा लोगों को धर्मांध करना हो। आम आदमी तो धर्म की रक्षा में झंडे उठाए खड़ा है, जो घर में रोटी नहीं खाने को, आम आदमी धर्म की रक्षा का झंडा उठा रहा है। किसी बीजेपी के नेता, बड़े नेता के एक बच्चे का नाम बताओ जो बीजेपी के किसी भी संगठन में सड़कों पे संघर्ष कर रहा है, एक का भी नाम बता दीजिए। वो सारे विदेशों में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्लास। राजनाथ जी का बेटा विदेश में और फिर यहाँ पे केवल गाहे बगाहे जो है तमाम समर्थक, उन बड़े नेताओं के समर्थक जो है उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा करके ऐसे दिखाते हैं जैसे वो उन नेताओं के बच्चे ही भाजपा चला रहे हैं। एक और सवाल सर मेरा लास्ट में, क्या राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एम्स पहुंच करके एक और नया चैलेंज खड़ा कर दिया है? आइए सर चलते हैं। करते रहे चैलेंज, मोदी जी तो सुन नहीं रहे, देख ही नहीं रहे वो इस चीज को। मोदी जी की तो अपनी इवेंट्स फिक्स है, पूरे साल का कैलेंडर, कि किस चीज को किस चीज से न्यूट्रलाइज करना है। वो उस काम में माहिर है। खेत में तो गए थे सर, हरियाणा के ही खेत में गए थे। पार्टनर मोदी जी हरियाणा के ही किसी खेत में गए थे ना, किसानों के बीच में, आपको याद हो जब धान की रोपाई चल रही थी। वो सारी की सारी चीजें कुछ और है। वो एक कैमरा से भी बहुत उसके बेहतरीन शेरवानी और बेहतरीन जूता पहन के गए थे मोदी जी। हाँ, नहीं तो वो तो राहुल गांधी भी गोहाना के खेतों में जब धान लगा रहे थे, वहां पर लोगों के बीच में धान ही लगाए थे उन्होंने। तो उन महिलाओं, दलित महिलाओं को अपने घर पे भी बुलाया था, भोजन भी कराया था। तो मोदी जी की जो वो प्रोजेक्शन है और राहुल गांधी की जो प्रोजेक्शन है, एकदम दो ध्रुव है, अलग अलग। लेकिन सवाल तो ये है कि जो राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं, मोदी जी उसमें विश्वास नहीं रखते। मोदी जी को वो सारी चीजें जो वो एक्शन से करते हैं, मोदी जी उन बातों को अपनी लफाजी से कर देते हैं। और जिस तरीके से मुलम्मा चढ़ा के पेश करते हैं, लोगों को लगता है हो यही हमारा सेवियर है। तो अभी तक लोगों का वो चश्मा नहीं उतरा है। जिस उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट ये तमाम तरह करते हैं, वहां अयोध्या को लेकर के देश तो आपको पता है, भागवत साहब ने बताया, याद होगा आपको, देश तो आजाद ही उस दिन हुआ है असली सही तौर पे, जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो भागवत जी ने जो कह दिया वो तो ब्रह्म वाक्य मानेंगे ना आप। उसके बावजूद भी भागवत जी से कोई ये नहीं पूछ रहा कि फिर अयोध्या कैसे हार गया। जिस आदमी ने देश को सच्ची आजादी दिलाई, राम भगवान को उन्होंने, राम को लेकर आए वो, और उसी अयोध्या में हार गए आप। और ये सारा जो अब रचा जा रहा है कुंभ के नाम पर, ये अगले साल के यूपी के चुनाव के लिए है। पूरे देश की एक खास तरह की प्रोजेक्शन है। लेकिन मेरा तो सवाल है, वोट तो वो लोग देंगे ना जो ये खुले में बैठे हुए वहां पर बर्फ के अंदर। ऊपर से उनका क्या, उनको जागृत कौन करेगा? तो राहुल गांधी मुझे लगता है कि उनको जो है
जो यहाँ पे इन्होंने किया एम्स में, वैसा ही एक चीज जाके अयोध्या को भी सवाल कर, वहां भी जाके देख करना चाहिए कुंभ में भी, कि भाई ये क्यों खुले में बैठे। असलियत तो तब खुलेगी, यहाँ तो थोड़े लोग थे। कुंभ में जो ये फोटो दिखाई आपने, वीडियो दिखाई, अगर उन लोगों से राहुल गांधी मिले तो फिर क्या करेंगे योगी जी और मोदी जी? या फिर उनके जाने पे रोक लगानी पड़ेगी, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। ये सारी चीजें है राय साहब। अब निश्चित तौर पे ये एक और आपने उनको आइडिया दे दिया है राहुल गांधी को कि अभी आपके पास बड़ा मौका है और एक बड़ा चैलेंज है ऐसी जगह पर जहां पर दावा किया जा रहा है कि 40-45 करोड़ लोग आने वाले हैं। एक निश्चित तौर पे बहुत बड़ा मैसेज है और उतना ही बड़ा आइडिया भी आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर ये फैक्ट साझा करने के लिए। और साथ में कांग्रेस की तरफ से मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि आपने एक नया आइडिया दे दिया है। वही मोदी जी की निश्चित तौर पर मुश्किल आप बढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर।